नाम जितेंद्र गहलोत, आचार्य, आदर्श शिक्षण संस्थान। मैं आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण भाग 2 में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार की होती है। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखे जाते हैं, अर्थात रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले क्रिया कारक को लिखकर तीर का निशान बनाया जाता है तथा उसके पश्चात उत्पाद लिखा जाता है। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। वहीं एक से अधिक पदार्थों की स्थिति में दो पदार्थों के बीच में प्लस या धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन धन चिन्ह ऑक्सीजन मिलकर तीर का निशान से अर्थात जल, हाइड्रोजन धन ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण होता है तो हाइड्रोजन एक अभिकारक, ऑक्सीजन भी एक अभिकारक है, जबकि बनने वाला जल एक उत्पाद के रूप में कार्य करता है। रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही क्षय, अतः तीर के चिन्ह के दोनों ओर अभिकारकों और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के 4 अणु अर्थात मेथेन में कुल 5 परमाणु हैं तथा ऑक्सीजन के 2 अणुओं में कुल 4 परमाणु हैं और इस प्रकार अभिकारक में कुल 9 परमाणु उपस्थित है। तो वहीं उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 1 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन तथा जल के 2 अणुओं में 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। इस प्रकार इनकी भी कुल परमाणु संख्या 9 हो गई। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के अनुरूप अभिकारक व उत्पाद दोनों के परमाणु की संख्या 9 है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। दोनों ओर के अणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर संतुलित किया जाता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को अनुमान विधि भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे हीट एंड ट्रायल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम अणुओं में से ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं C3H8 यानी प्रोपेन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करता है। तो वहाँ C3H8 प्लस ऑक्सीजन में कार्बन की संख्या प्रोपेन में 3 है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में केवल 1। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर के आगे 3 से गुणा कर अर्थात 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाकर देखें तो कार्बन की संख्या संतुलित हो गई। अब हाइड्रोजन की संख्या संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन के प्रोपेन में 8 अणु होने के कारण जल के आगे 4 से गुणा कर दिया गया। अतः इस प्रकार देखने पर हमने पाया कि दोनों ही तरफ कार्बन के कुल परमाणु की संख्या 3 व ऑक्सीजन की दोनों ही तरफ परमाणु संख्या में आगे की तरफ केवल 2, लेकिन पीछे की तरफ कुल 3 दूनी 6 प्लस 4 एकम 4 यानी 10 परमाणु की संख्या है। अतः ऑक्सीजन की संख्या को समान करने के लिए हम अभिकारक में 5 से ऑक्सीजन के अणु को 5 से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार अभिकारक व उत्पाद के कुल परमाणु की संख्या समान हो गई। समीकरण को संतुलित करने के पश्चात अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्थाओं को बताने हेतु उनके साथ ही कोष्टक में ठोस के लिए S, द्रव के लिए l तथा G के लिए g लिख दिया जा सकता है। जैसे कि कार्बन अर्थात कोयला एक ठोस है, ऑक्सीजन एक गैस है तथा कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। द्रव्य की अवस्था लिखने का मुख्य कारण,
क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक एवं उत्पाद की अवस्था प्रदर्शित करना आवश्यक है। जैसे कि जल की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस में बर्फ, द्रव में पेयजल तथा गैस में वाष्प। अतः रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी अवस्था का प्रयोग करना है ये लिखना आवश्यक होता है। वहीं 7वां बिंदु है अभिकारक व उत्पाद। जब जलीय विलयन के रूप में होता है तो उसे AQ लिखा जाता है। जैसे कि चूने CaO कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात चूना प्लस H2O यानी जल की द्रव अवस्था यानी पेयजल मिलाने पर वह चूने के पानी में अर्थात बुझे हुए चूने में बदल जाता है। यदि हम पेयजल के स्थान पर बर्फ का प्रयोग करेंगे या वाष्प का प्रयोग करेंगे तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। इसलिए द्रव की अवस्था भी लिखना अनिवार्य होता है। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने अर्थात दोनों दिशाओं में होने पर तीर का निशान अर्थात दोनों ही तरफ अर्ध तीर चिन्ह प्रयुक्त किए जा सकते हैं। जैसे N2 प्लस H2 अर्थात नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के अणु मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं, जिसमें 773 केल्विन तापमान व 200 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है। वहीं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के उत्पाद के क्रम सह धन चिन्ह व ऋण चिन्ह लगाकर ऊष्मा की मात्रा को भी लिखा जा सकता है। अर्थात नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाने पर अमोनिया का निर्माण होता है और जिसमें 10.5 किलो कैलोरी ऊर्जा का प्रति मोल निर्माण होता है। वहीं नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन में 2 नाइट्रोजन के अणु का निर्माण होता है तथा 21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा का अवशोषण होता है। अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे पोटेशियम क्लोरेट से पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है, लेकिन इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो वहीं वनस्पति तेल प्लस जल से वनस्पति घी बनाने के लिए निकल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। रासायनिक समीकरण लिखने से हमें क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी अर्थात अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि की प्राप्त होती है। अर्थात हमें कितना क्रियाकारक की आवश्यकता है, कितना पदार्थ बनेगा, उसमें कितने अणुओं का निर्माण होगा या हमें पदार्थ बनाने के लिए कितने अणुओं की आवश्यकता है, उन सभी की जानकारी हम रासायनिक समीकरण द्वारा पता लगा सकते हैं। पदार्थों की भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि हम किस पदार्थ को कौन सी अवस्था में प्रयोग करना है उसकी भी जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि चूने में पेयजल मिलाने पर उसमें से ऊष्मा निकलती है। यदि बर्फ का प्रयोग किया जाएगा तो बर्फ उससे अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां जैसे कितना ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं समीकरण से अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है ये स्पष्ट हो जाता है। वहीं रासायनिक समीकरण की उत्क्रमणीयता की भी जानकारी प्राप्त होती है। यदि एक तीर चिन्ह का प्रयोग किया गया तो वो अनुत्क्रमणीय व दोनों ही तरफ अर्ध तीर चिन्ह का प्रयोग किया गया तो उत्क्रमणीय। और इसी प्रकार रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया की एक संक्षिप्त जानकारी मिल जाती है। इसकी कुछ कमियां भी हैं, क्योंकि अभिक्रिया की समाप्ति यानी उसके पूर्ण होने की कोई जानकारी प्रदान नहीं करता तथा इससे क्रियाकारक व उत्पाद की कुल सांद्रता के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है।